बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान हो या कश्मीर, एस्टेब्लिशमेंट और उनके सहूलतकार इस वक्त वाकई आग से खेल रहे हैं और वो जो वहाँ कर रहे हैं इसके नताइज आएंगे और पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ये जिस तरफ लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान को, ये ख़तरनाक हद तक चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को जो सबसे मकबूल है उसको मुकम्मल तौर पे अवाम से दूर कर देना, उसको इलेक्शन ना लड़ने देना और अवाम का मुकम्मल तौर पे जिद करना उसके मुकाबले में। यानी वहाँ नौजवानों को देखें, पब्लिक को देखें, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब इस वक्त एक ताज़ा खबर ये आती है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन को काबू करने के लिए 5,000 पुलिस एहलकार पंजाब से जाएंगे। अब ये पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? देखें, खैबर पख्तूनख्वा भी है, सिंध भी है और जगह भी है, लेकिन पंजाब पुलिस को क्यों भिजवाया जा रहा है? ताकि यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस का इस्तेमाल हो घटिया काम के लिए, गलत काम के लिए, धांधली के लिए पुलिस का यूनिफॉर्म इस्तेमाल किया जाए। और प्री पोल धांधली तो पहले ही शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जाने से रोका जा रहा है। वो साद रफीक भी फंस गए बीच में, वो भी नहीं जा पाए बेचारे। इनके अपने लोग, इनके अपने साबिक वज़रा, इनके रहनुमा शिकायतें कर रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान की क्या हालत कर दिया आपने, अब सिक्योरिटी का बहाना ना बना लीजिएगा। और बाद में तलाल चौधरी ने जो बहाना बनाया वो सिक्योरिटी का ही बनाया, बदकिस्मती से। यानी बिलावल के 5 जलसों का शेड्यूल आ गया, आसिफा जरदारी के 2 जलसों का शेड्यूल आ गया, पीएमएलएन के जलसों का शेड्यूल बार बार आ रहा है। सारे पीएमएलएन के और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वो पहुंचे हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान और बेहतरीन मौसम भी इंजॉय कर रहे हैं, वो कंपेन भी चला रहे हैं। उन्हें रोकने वाला ही कोई नहीं है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। वो जहां दिल करता है जाते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, चाहे वो नौजवान है वहां पे, वहां के मकामी लोग हैं या बाहर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कंपेन चलाने जाते हैं, तो उनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट रोक लेती है। कभी पंजाब पुलिस के जरिए से यहां इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लेती है, कभी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल करते हैं और वहां पे लोगों की गिरफ्तारियां करते हैं, उनको सूबा बदर करते हैं। तो ये सूरत हम लगातार होती हुई देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म जो किया गया वो नौजवानों के वोटों को एक इलाके से दूसरे इलाके में दूर दराज मुंतकिल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा और एक दूसरे को सपोर्ट देनी पड़ेगी। चाहे आपके फासले जितने मर्जी हैं, आपको ये फासले समेटने पड़ेंगे और आपको अपने नताइज लेकर उठना पड़ेगा, वरना आपके ऊपर एक ऐसी हुकूमत मुसल्लत कर दी जाएगी जैसी हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई है। आप देखें पाकिस्तान की हालत क्या बन गई है। कोई एक शोबा भी तरक्की नहीं कर रहा। लोगों को रोजाना की बुनियाद के ऊपर झटके लगाए जा रहे हैं। अभी जो कुछ बजट में होने जा रहा है, अभी सिर्फ चंद चीजें सामने आई हैं, लोगों के 14 तबक रोशन हो गए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि जो लेवी वसूल की जा रही है, जालिमाना लेवी जो नवाज शरीफ ने वसूल की, शहबाज शरीफ ने वसूल की, जो तबाही फेर दी इन्होंने इस कौम के साथ पिछले 4 सालों में, जितनी लेवी इन्होंने वसूल की है उससे डबल का टारगेट इनको दिया है आईएमएफ ने, और डबल से भी ज्यादा का टारगेट है। यानी आप इस बात पे ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि जैसे आपने पेट्रोल खरीदा है, इससे डबल लेवी के साथ आप पेट्रोल खरीदेंगे अगले 5 सालों में। तो इतना बड़ा टारगेट इन्होंने रख लिया अपने लिए, और ये आईएमएफ की बाकायदा रिपोर्ट के अंदर छपा हुआ है। और जो चीज़ें मजीद हैं इसके अंदर मैं आगे चल के आपको बताता हूं, लेकिन पहले आज़ाद कश्मीर में भी जाना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं है। वहां पे मुज़ाकरात हुए हैं हुकूमत के बीच में और जॉइंट एक्शन कमेटी के बीच में, और उन मुज़ाकरात का नतीजा क्या निकला ये आप देख लीजिए, क्योंकि वहां से सौराब बरकत साहब बड़े शानदार जर्नलिस्ट हैं, आज़ाद कश्मीर को रिपोर्ट करते हैं और इस ज़मीन में उनको सज़ा भी मिल चुकी है कि आप आज़ाद कश्मीर को रिपोर्ट क्यों करते हैं। लेकिन उन्होंने दोबारा रिपोर्ट किया। वो बताते हैं कि आज़ाद कश्मीर से बड़ी खबर, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 9 जून को पूरे आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल और मुकम्मल बंद करने की कॉल दे दी है। हुकूमत पाकिस्तान और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है। अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर के मुताबिक हुकूमती नुमाइंदों ने एहतजाज की कॉल वापस लेने का मुतालबा किया, तहम एक्शन कमेटी ने इनकार कर दिया है। ये जरा थोड़ा सा मैं आपको इसकी और तफसीलात के अंदर लेकर जाता हूं कि यहां हुआ क्या। एक्चुअली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मुहाजिरीन की नशिस्तें हैं। यानी जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यहां पे सीटें दी जाती हैं, लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर, या एक आधी खैबर पख्तूनख्वा में, एक आधी सिंध में, कि कश्मीरियों को हमने यहां से भी सीटें देनी है। इन सीटों की बुनियाद के ऊपर ये आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कंट्रोल कर लेते हैं।
यानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने कठपुतली बंदों को जितवाती है पंजाब से, केपी से और सिंध से। यहां तो बड़े आराम से वो बंदे जितवा लेते हैं, अपने चंद 100 वोटों के ऊपर फैसला हो जाता है, उन्होंने कंट्रोल किया। वहां से वो 12 बंदों को लेकर जाते हैं आजाद कश्मीर में कि जनाब ये मेंबर बन के आ गए, और इनके जरिए से वो अपनी मर्जी की हुकूमत बना लेते हैं, कठपुतली हुकूमत। यानी आजाद कश्मीर में अगर थोड़े बहुत बंदे भी उनको इधर उधर मिल जाए ना मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के, तो वो इकट्ठे करके 12 बंदे ये वाले शामिल करके अपनी आराम से हुकूमत बना लेते हैं। ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीक़ाकार है। अब इस तरीक़ाकार के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के अवाम खड़े हो गए। तो मुहाजिरीन नशिस्तों के मामले पर तमाम स्टेक होल्डर्स अभी तक मुत्तफिक नहीं हुए। अपोजिशन भी बैठी, हुकूमत भी बैठी, सारे बैठे थे। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तफाक हुआ, जनाब हम सारों को बुला लेते हैं। मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। मुज़ाकरात के बाद राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से बात की। अब जो मुज़ाकरात हैं वो 6 या 7 तारीख को मुज़ाकरात किए जाएंगे। और जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उन्होंने कहा जी हमारे डेडलॉक बरकरार है। ये हमें कहते हैं कि आप एहतजाज खत्म कर दें या कॉल वापस ले लें। हम कॉल वापस नहीं ले रहे। अब 6 या 7 जून को दोबारा मीटिंग होगी। उस मीटिंग में अगर अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत की बात मान ली और एहतजाज मौखर कर दिया तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वहां क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा बड़े पैमाने पर, और आज़ाद कश्मीर के लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। कमेटी ने क्या अनाउंस किया वो मैं आपको बता देता हूं। हुकूमती मुतालबा मुस्तरद। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 9 जून को रियासत गिर एहतजाज के ऐलान पर कायम है। मुज़ाकरात के दौरान हड़ताल मौखर करने की दरखास्त मुस्तरद और 2 टोक मौक़िफ़ इनका सामने आ गया। शौकत नवाज मीर ने मुज़ाकराती एलामिया जारी करते हुए अवाम से तैयारियां तेज़ करने की अपील कर दी। मुतालबात की मंजूरी तक अवामी जद्दोजहद जारी रहेगी। मेंबर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर। रियासत भर के शहरियों और ओवरसीज कश्मीरियों से 9 जून के एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। हुकूमत की संजीदा कोशिशों का खैर मकदम करते हैं, मगर मुतालबात के हुसूल तक एहतजाज जारी रहेगा। 9 जून को रियासत गिर पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल, इसका ऐलान बरकरार है। मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। आइंदा पेशरफ्त की सूरत में मजीद ऐलान किया जाएगा। यानी उन्होंने अपना जो एक दबाव है एहतजाज का वो बरकरार रखा है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने। तो नादरीन ये है कश्मीर की सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर हाल में अपनी हुकूमत बनाना चाहती है। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा, ये चंद तस्वीर हैं, इनको ज़रा गौर से देखें। और ये आ गई, ये 2020 की तस्वीर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हुकूमत थी और कंपेन चल रही थी इलेक्शन के लिए गिलगित बल्तिस्तान में। मैं इस इलेक्शन को कवर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान गया था। मुझे याद है बड़ी फेस्टिविटी थी, बड़ा माहौल बना हुआ था, जैसे एक फैंसी ड्रेस शो चल रहा हो। यहाँ मरियम नवाज और बिलावल जरदारी जो है वो नए नए ऐसा लगता है लॉन्च हो रहे थे, और ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे 2020 में इस इलेक्शन को। ये ज़रा आप तस्वीर देखें ना, इन लोगों ने कितना इंजॉय किया, कैसे ज़बरदस्त कॉस्ट्यूम पहने, कितने अच्छे फेस्टिवल के अंदाज में इन्होंने यहाँ पे कंपेन की। ना इनमें से किसी को गिरफ्तार किया गया, ना इनमें से किसी को टॉर्चर किया गया, ना इनमें से किसी को सूबा बदर किया गया, बल्कि इनको पूरी तरह से फैसिलिटेट किया गया। और ये वहाँ जिन होटलों में ठहरे हुए थे वहाँ पे मैंने इनकी सिक्योरिटी भी देखी, शानदार सिक्योरिटी, चाहे मरियम नवाज है चाहे बिलावल है, इन्हें फराहम की गई थी और पूरा प्रोटोकॉल था इनके पास। मुकम्मल आज़ादी थी इनको इलेक्शन लड़ने की, और इन्होंने आज़ादी के साथ इलेक्शन लड़ा, कुछ सीटें जीती और बाकी सीटें हार भी गए, लेकिन इन्हें किसी ने कुछ कहा नहीं। लेकिन अब अगर आप सूरत-ए-हाल देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कहते हैं कि उनका रवैया ठीक नहीं था, तो आज जो रवैया है वो क्या है? तहरीक इंसाफ ने तो इन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका दिया था। अभी खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ कुछ अर्सा पहले, जिसमें ये इलेक्शन जो उमर अयूब साहब की सीट खाली हुई थी वहां पे इलेक्शन हुआ, तो पीएमएलएन का कैंडिडेट वहां जितवा दिया गया। केपी की हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकी, उनकी वहां पे हुकूमत है, वो चाहते तो वो भी ये सारा कुछ कर सकते थे। उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी तरह से पीएमएलएन का साथ दे रही थी वहां एबटाबाद के इलेक्शन में। तो ये बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है वो जमहूरी था और आज भी जमहूरी है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, बल्कि आसिफ अली जरदारी ने भी, पीपल्स पार्टी में इसलिए नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी में तो जरदारियों ने कब्जा कर लिया, एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी है वो तो भुट्टों की थी, पीपल्स पार्टी तो जियालों की थी, पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत पसंदों की थी, पीपल्स पार्टी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच रखने वालों की थी, पीपल्स पार्टी तो सिविलियन बालादस्ती की बात करती थी। आज जो पीपल्स पार्टी है जिस पे कब्जा हो गया जरदारियों का, ये एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने वाली
ब्रूट मेजॉरिटी पे यकीन रखने वाली और डंडे वाली जमहूरियत चलाने वाली पीपल्स पार्टी है। और ये तीनों बातें बाप बेटे ने की हुई है, बिलावल जरदारी ने और आसिफ जरदारी ने। बहरहाल ये इस वक्त वैसा बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है जैसा इमरान खान साहब के दौर में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को दिया गया था। अब नाजरीन एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं, यहां पे ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें जी, ख्वाजा आसिफ साहब आपको पता है वफाकी वजीर हैं और वजीर दिफा हैं, बल्कि वो ट्वीट करते हैं कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान सीईओ को फ़ोन किया कि किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मुरम्मत कर दिया और 80,000 रुपए ले लिए और मुरम्मत कर दिया। गांव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को वो पैसा अदा कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये हाल है कि एक साबिक बिजली का वजीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का भी रुकन हो, उसकी सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई है, लेस्को रसीद से इनकारी है। वैसे ख्वाजा साहब रसीद से तो मियां नवाज शरीफ भी इनकारी है, रसीद से तो मरियम नवाज भी इनकारी है। आज तक इन्होंने रसीदें नहीं दी जो इनसे मांगी गई थी। बहरहाल चले मेन बात पे आ जाते हैं। आपने खुद इस हाइब्रिड निज़ाम की तारीफ की थी ख्वाजा साहब, आपने खुद कहा था कि यह हाइब्रिड निज़ाम बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। यह है इस हाइब्रिड निज़ाम की टोटल परफॉर्मेंस। देखें यहां पे तमाम इदारे इस बात पे खुश होते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया और इसके बदले में उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से शाबाशी वसूली। अगर ख्वाजा आसिफ साहब आपने उस सीईओ की जगह पे मिलिट्री के किसी कैप्टन को या कर्नल को आपने कहा होता या किसी एजेंसी के बंदे को कहा होता तो आपका काम बगैर पैसों के भी हो जाता। लेकिन वहां पे आपकी कहने की शायद औकात नहीं है क्योंकि आप वजीर दिफा हैं, नाम के हैं। पाकिस्तान पता कब आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान तब आगे बढ़ेगा जब ख्वाजा आसिफ से मिलने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वक्त मांगेंगे और जब मीटिंग होगी तो कमांड ख्वाजा आसिफ के हाथ में होगी और जो फैसले होंगे वो ख्वाजा आसिफ करेंगे और फैसलों पे अमल दरामद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर करेंगे। तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। ये मैंने आपको सादा सादा फार्मूला बता दिया। ख्वाजा आसिफ की जगह कोई भी वज़ीर दिफा होगा तो आर्मी चीफ को उसके अंडर में होना चाहिए। आज आर्मी चीफ की पावर यह कर दी गई है आइन में कि एक आर्मी चीफ को हटाने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए, जबकि वजीर आजम को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, स्पीकर को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, वजीर आला को हटाने के लिए सादा अक्सरियत, आपको बेशुमार ओहदों से लोगों को हटाने के लिए चेयरमैन सेनेट ये वो आपको सादा अक्सरियत। लेकिन अगर आपने आर्मी चीफ को हटाना है तो आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। ये इस मुल्क में आर्मी चीफ की पावर को बढ़ा दिया गया। तो जब आवे का आवा बिगड़ा हुआ होगा ना तो फिर यही होगा ख्वाजा आसिफ साहब जो आपके साथ हो रहा है। आज ख्वाजा साद रफीक ने शिकायत की, आज ख्वाजा आसिफ ने भी शिकायत की। इनके अपने वजीर तंग आ गए हैं और थोड़े अरसे के बाद देखिए जिस आदमी में थोड़ी सी भी जमहूरी सोच होगी ना, जरा सी भी, वो तंग आ जाएगा इस निजाम से। इसके साथ कोई भी पॉलिटिकल आदमी चल ही नहीं सकता। कोई भी आजाद जहन का आदमी जिसका जहन 24 घंटों में 5 मिनट के लिए भी आजाद होगा ना, वो 5 मिनट के लिए घुटन महसूस करेगा। जो इस निजाम के अंदर इस वक्त हो रहा है, जिस तरह जकड़ लिया ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, हर एक का सांस बंद होगा। ये मेरी बात आप लिख कर रख ले। मैं एक बात बार बार कहता हूं, बारी बारी सबकी बारी। वो सहाफी जो कल इंजॉय करते थे ना कि आज इसको मार पड़ रही है, इसको मार पड़ रही है, मैंने उस वक्त कहा था कि बारी बारी सबकी बारी, और उन सबकी बारी आई। जो रह गए हैं ना, मेरी बात लिख कर रख लें, आप सबकी भी बारी आएगी। आज भी इकट्ठे हो जाएं, सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाएं, सारे सहाफ़ी इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यहां पे रोकें और उन्हें कहें कि आप अपना आईनी काम करें और हमें हमारा काम आप करने दें आज़ादी के साथ। तभी पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। एक और वजीर का बयान आया था, वो कहता है जी अपर क्लास थी वो मिडिल क्लास बन गई, मिडिल क्लास लोअर क्लास बन गई और लोअर क्लास का बेड़े गर्क हो गया। ये एक और वजीर है, काबीना का मेंबर है, वो बेचारा भी ये कह रहा है। और ये लोग झूठ नहीं बोल रहे। पाकिस्तान की सिचुएशन ही ये है। अब ये देखें ना, जो नया बजट तैयार हुआ है इसमें कुछ ऐसी तजावीज हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। कई शोबों में भारी टैक्सेस लगने जा रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये लेवी में क्या करने जा रहे हैं। बिजली में बहुत खौफनाक काम होने जा रहा है। सोलर पैनल के ऊपर टैक्सेस लगेंगे। वजह यह है कि आईपीपीज पैसा कैसे कमाएंगी, बिजली के ऊपर आप टैक्स कैसे लेंगे अगर लोग सोलर लगाएंगे तो, लिहाजा सोलर के ऊपर टैक्स लगेगा। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्सों में इजाफा किया जाएगा और यह आईएमएफ के कहने पे हो रहा है।
हाइब्रिड गाड़ियों पर टैक्स 8% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा। सोलर पैनल पर जीएसटी 10% से बढ़ाकर 18% कर दी जाएगी। आईएमएफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, यानी जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ियां आती हैं, इन पर जर्नल सेल टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% करने की सिफारिश कर दी। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाइब्रिड गाड़ियां, उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि ये गाड़ियां लेकर आओ ताकि हमारा फ्यूल कम खर्च हो, हमारे मुल्क का पैसा बचे। और दूसरा फार्मूला ये होता है कि इससे हमारा माहौल बचता है, इससे पोल्यूशन कम होती है, इससे खर्चा कम होता है, कौम की भी बचत होती है। पूरी दुनिया में अप्रिशिएट करते हैं, इन गाड़ियों के ऊपर टैरिफ टैक्स कम लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनमें टैक्स बढ़ाया जा रहा है। वजह क्या है? ताकि लोग तेल खरीदने पे मजबूर हों। इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ियां लेंगे तो तेल कम खर्च होगा, तो ज्यादा तेल खर्च होना चाहिए, क्योंकि तेल से ही इन्होंने लेवी इकट्ठी करनी है और कौम को चूना लगाना है। और फिर बिजली आप आईपीपी से खरीदेंगे तो आप बिल देंगे ना। जब आप सस्ता सोलर आपको मिलेगा तो आप सोलर लगा लेंगे। लिहाजा सोलर को डिस्करेज करने के लिए उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तैयारी, और ऐसी बेशुमार चीजें आपको इस आने वाले बजट में लगातार नजर आएंगी। और इस जुल्म के ऊपर अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं। यहां पे जावेद हाशमी साहब का एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही सख्त स्टेटमेंट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि दुनिया के स्टेज पर इस वक्त दो ही फाशिस्ट मौजूद हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा आसिम मुनीर। दोनों एक दूसरे की दिन रात तारीफ और तौसीफ में मगन हैं। आज स्कर्दू की फ्लाइट पर जाते हुए असद कैसर के साथ जो सलूक किया गया वो सबके सामने है। वफाकी दारुल-हुकूमत के एयरपोर्ट की ट्रैफिक कई घंटों तक सिर्फ इसलिए बंद रखी गई कि एक सियासी जमात का रहनुमा इंतखाबी मुहिम के लिए ना जा सके। जुनेद अकबर को भी इंतखाबी मुहिम के इलाके से निकाल दिया गया। आसिम मुनीर, तुम एक फाशिस्ट हो, और फाशिस्ट चाहे वो मुसोलिनी हो, रोमानिया का चाउशेस्कू हो या हिटलर, इन सब का अंजाम तारीख में दर्ज है। जब अपनी ही अवाम और अपनी ही फौज किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर क्या होता है। ये नाजरीन जावेद हाशमी साहब का बड़ा सख्त ट्वीट है। तो ये सिचुएशन थी नाजरीन पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से बाहर भी कुछ खबरें हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं कोई ख़राब डील नहीं करना चाहता। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी एक रद्द-ए-अमल सामने आया, और जो रद्द-ए-अमल आया वो ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से आया है। ईरानी सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान एक गैर सरकारी मफाहमत के मुसव्वदे को फाइनल किया गया फिलहाल, जिस पे अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं। इसके तहत ईरान को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ रानी पर वसी तर कंट्रोल हासिल हो जाएगा, जिसमें इन बहरी जहाज़ों की दर्जाबंदी करने, उनका मुआयना करने और मुमकिना तौर पर इन पर पाबंदी लगाने की सलाहियत भी शामिल है। जिन्हें वो अपने लिए खतरा समझता है उन पर पाबंदी लगाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुसव्वदे में अमेरिका की जानिब से ये अहद भी शामिल है कि वो 60 दिनों के अंदर ईरान के मुंजमद किए गए $12 अरब के असासों को रिलीज करवाने में मदद करेगा। ताहम रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि यह मतन अभी हतमी नहीं है और इस पर अभी मुज़ाकरात जारी हैं। ये ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की है कि आबना हुर्मुज़ के हवाले से एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जी उस पर मेरी ज़्यादा तवज्जो नहीं है, मेरी ज़्यादा तवज्जो ईरान की एटमी सलाहियत के हवाले से है। और वहाँ पे ईरान ने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ठीक है, हम उसकी निगरानी के लिए तैयार हैं और हम ये गारंटी देने के लिए तैयार हैं कि हम एटमी धमाका करने नहीं जा रहे। तो ये तो ईरान पहले भी कह रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को कोई सही फेस सेविंग नहीं मिल रही और इसी वजह से ये मामला ताखीर का शिकार हो रहा है। एक और अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का एक वजीर जो है वो भारत में खड़ा होकर भारत के लिए बोलता है और दूसरा वजीर जो है वो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और वजीर आजम की तारीफ करता है। यानी मार्को रूबियो पाकिस्तान के खिलाफ बोला भारत में खड़ा होकर, और पीट हेग्सेट जो वजीर दिफा है वो पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल की तारीफ करता है। ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अमेरिका को अफगानिस्तान में अपने अहदाफ के लिए, ताकि खित्ते पे उसका कंट्रोल रहे, पाकिस्तान की ज़रूरत है, और चीन को कंट्रोल या काउंटर करने के लिए उसे भारत की ज़रूरत है। इसलिए वो दोनों को साथ चलाएगा। अमेरिका ने पाकिस्तान में हर डिक्टेटर को सपोर्ट किया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये ऐसा नहीं है कि पहली दफ़ा पाकिस्तानी किसी डिक्टेटर की तारीफें हो रही हैं। ये आसिम मुनीर अकेले नहीं है। इससे पहले जब जब पाकिस्तान में कोई डिक्टेटर आया, हमेशा अमेरिकन ने तारीफें की हैं। जब भी कोई ऐसा शख्स आया जिसने कंट्रोल लिया चीज़ों का अपने हाथ में, चाहे उसने सामने आकर मार्शल लॉ लगाया हो, चाहे उसने पीछे से रह के चीज़ों को कंट्रोल किया हो। हाइब्रिड निज़ाम ख्वाजा आसिफ खुद कहते हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी और गवाही की। यानी ये कोई ऐसी मायूब बात नहीं रही पाकिस्तान में कि कंट्रोल आसिम मुनीर के पास है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं वो अपने मुंह से कहते हैं और बाकी वज़रा भी अपने मुंह से कहते हैं
कई वुज़रा तो ये भी कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब की तारीफ करते हुए कि उन्होंने ये फैसला कर दिया, अब वो ये करने वाले हैं, अब वो करने वाले। तो ये सारी चीज़ें एक सियासी आदमी करता है। अब वो क्योंकि एक सियासी एंटिटी है तो उन्हें सियासी मामलात में तनकीद का सामना भी करना पड़ेगा। बहरहाल ये पहले आदमी नहीं है जिसकी अमेरिका तारीफ कर रहा है। अमेरिका ने हमेशा डिक्टेटरों को तारीफ की, उनसे काम निकलवाया और फिर टिश्यू पेपर की तरफ फेंक दिया। नुकसान किसका हुआ? हर मर्तबा पाकिस्तान का हुआ। खबरें और भी हैं मेरे पास, लेकिन वक्त खत्म हो गया। अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।